नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग एज पर प्रॉमिस ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव का हम लोग बात करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं, मैकेनिकल वेव का बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। रिकॉर्ड वगैरह तो हो रहा है ना, चकाचक हो रहा है, आनंद में है पूरा। हाँ तो लास्ट क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़े थे, सुपरपोजिशन समझे, फिर इंटरफेरेंस को समझे, है ना। आज हम लोग वही स्ट्रिंग के ऊपर भी, और अगर साउंड वेव का भी मीडियम चेंज करेगा। हालांकि अभी साउंड वेव पर हम डिस्कशन डिटेल में नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी वेव तो वेव है। मैकेनिकल वेव वो भी है, मैकेनिकल वेव ये भी है। मतलब स्ट्रिंग के ऊपर वेव भी मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव भी मैकेनिकल वेव है। तो दोनों को डिस्कस करेंगे कि अगर मीडियम चेंज हो तो ट्रांसमिट जो करेगा वेव, उसका स्पीड क्या होगा दूसरे मीडियम में, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, और जो रिफ्लेक्ट कर जाएगा वहां से वेव, उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ट्रांसमिशन में क्या होगा। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग 30 मिनट का लेक्चर होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर 2-4 ठो सवाल जैसा लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टैंडिंग वेव, फिर वेव ऑन स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग साउंड वेव में इंटर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा, जैसा मेरा आदत है, एनालिटिकल डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिकल की क्या होता है, हम लोग क्या अनुभव किए हैं, है ना। जैसे सपोज चूंकि स्ट्रिंग वेव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एक स्ट्रिंग लेते हैं, ये पतला वाला। पतला कहने का मतलब क्या बेटा, इसका जो ये लीनियर मास डेंसिटी है, ये μ1 ले लो। ठीक है, और इधर राइट साइड में एक हम लोग क्या ले लिए हैं, मोटा वाला स्ट्रिंग ले लिए। क्या ले लिया, मोटा कहने का मतलब इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या है, μ2। ये तो हो गया स्ट्रिंग। नीचे अब एक सेक्शन ले लेते हैं। देखो यहां इधर हमारा है डेंसिटी ऑफ मीडियम ρ2। डेंसिटी मतलब, डेंसिटी समझ रहे हैं ना, जैसे एयर है उसका डेंसिटी कुछ होगा। इधर मान लिया हम वाटर ले लिए, इधर एयर है, इधर वाटर है, तो इधर ρ2 डेंसिटी ले लिया, इधर ρ1 ले लिए। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले तो इसको समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। बेटा ये भी लिखना कोई जरूरी नहीं, पहले ऊपर वाले को समझ लेते हैं और अकॉर्डिंगली फिर इसको भी समझेंगे। ठीक है, जैसे सपोज हम यहाँ एक पल्स जनरेट किए। क्या जनरेट किया बेटा, पल्स वगैरह तो अब समझ में आ ही रहा हो। इस स्ट्रिंग को स्नैप किए, एक पल्स जनरेट हुआ, ये आगे जा रहा है। और इमेजिन करके चलो कि हम कंटिन्यूअसली यहाँ से पल्स जनरेट कर रहे हैं, ये जा रहा है, मतलब वेव इस स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। स्ट्रिंग नहीं होता तो ये ट्रैवल नहीं करता। ठीक, तो ये ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर मीडियम चेंज कर रहा है। मीडियम करने का मतलब यहाँ के बाद इधर का लीनियर मास डेंसिटी अलग है, और यहाँ से पहले लीनियर मास डेंसिटी अलग है। मान के चलना है बेटा कि टेंशन दोनों ही स्ट्रिंग में हम क्या सेम रखे हैं। इसमें भी टेंशन, चलो यहाँ लिख देते हैं टेंशन दोनों के बीच, टी मत लिखो, टाइम पीरियड टाउ ले लो आप। क्लियर, टाउ हम टेंशन दोनों स्ट्रिंग में ले लिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड के ऊपर विचार करते हैं कि क्या जब ये स्ट्रिंग पतला से मोटा हो गया तो क्या स्पीड चेंज करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पीड के ऊपर विचार करते हैं। स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेव के स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा वेव का स्पीड जो हम स्ट्रिंग के ऊपर कैलकुलेट किए थे, वो आया था क्या, टाउ बाई म्यू। टाउ जहां क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है। म्यू जहां क्या है, तो लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ म्यू क्या है, अगर कोई आज ही आप पहली बार मेरे क्लास में आए हैं तो ये क्या है भैया, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, तो ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, टेंशन पर और
लीनियर मास डेंसिटी पर। ऑब्वियस है बेटा कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन हम क्या रखे हैं, सेम है। तो टेंशन जब सेम है तो ये किस बात पर निर्भर करेगा, इस म्यू के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अब देख रहे हैं कि म्यू1 इधर का लीनियर मास डेंसिटी है और म्यू2 इधर का है। अब मान के चलो कि म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 या फिर म्यू2 लेस देन हो सकता है। ये मोटा होने से कोई जरूरी नहीं हो सकता है ये हम रुई का कोई स्ट्रिंग बना लिए हों, ये हम हो सकता है कि कुछ दूसरा मटेरियल का, कॉटन का बना लिए हों। अब यार रुई कॉटन, अब कोई दूसरा मटेरियल का हम बना लिए हैं, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अगर म्यू2 देख रहे हो, म्यू2 बढ़ा मतलब म्यू2 अगर ग्रेटर देन म्यू1 है, देखो v1 क्या आ जाएगा, यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। v1 हमारा क्या हो जाएगा, टाउ बाई म्यू1। इसी प्रकार से v2 क्या हो जाएगा, तो टाउ बाई म्यू2। अब v1 v2 में हम लोगों को एक रिलेशन निकालना है, तो v1 बाई v2 क्या हो जाएगा भैया, तो म्यू2 बटा म्यू1। समझ में आ रही बात? हाँ, अभी देखो यहां देखो, इस इक्वेशन में देखो, अगर म्यू2 ये इसका लीनियर मास डेंसिटी म्यू1 से बड़ा है तो v2 क्या हो जाएगा। इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यानी कि v2 क्या हो जाएगा, लेस देन v1 हो जाएगा। अब लेस देन या ग्रेटर देन से कुछ लेना देना नहीं है। म्यू2 अगर बड़ा है म्यू1 से तो ये v2 लेस देन v1, यानी कि इसमें जो वेव का स्पीड होगा इस स्ट्रिंग के ऊपर इस स्ट्रिंग से क्या होगा, कम होगा। समझते जाना, एक एक पॉइंट को समझते जाना है, ठीक है। इसको अभी लिखने का कोई जरूरत नहीं था, ऐसा ही लिख दिए फ्लो फ्लो, ठीक। तो v2 क्या हो गया, लेस देन v1, यानी कि स्पीड जो है वेव का मीडियम चेंज करने पर चेंज करता है। तो हम लिखेंगे यहां पर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिख देंगे कि स्पीड चेंजेज व्हेन मीडियम चेंजेस। अगर म्यू2 ग्रेटर है तो v2 लेस देन हो जाएगा। यहां पर एक चीज और बता दें कि जिस मीडियम में वेव का स्पीड कम होगा, यहां के लिए हम क्या लिए, म्यू2 लेस देन म्यू1। तो म्यू2 जब बड़ा हो गया तो v2 क्या होगा बेटा, लेस देन v1 है। तो ऐसा मीडियम जहां स्पीड ऑफ वेव क्या हो, कम हो, मतलब इसके तुलना में इसमें क्या है, कम है स्पीड, तो इसको, इस तरह के मीडियम को हम क्या, कैसा मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम। इसके तुलना में चूंकि इस पर स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम। समझना हम किसके आधार पर रेयर और डेंसर यहां बोल रहे हैं। जिसमें स्पीड ऑफ वेव कम हो वो डेंस मीडियम हो गया, जिसमें स्पीड ऑफ वेव ज्यादा हो वो रेयर मीडियम हो गया। अब देखो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि हाँ सर, तो ये तो मोटा है तो डेंसर है तो इसमें स्पीड बहुत कम होवे करेगा। ऐसा थोड़े ना कोई जरूरी। यहाँ आप वाटर ले लो, जब साउंड में हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ आप ले लो आयरन ले लो, तो ये तो डेंसर है, इससे ये क्या है, इससे मतलब अगर आप डेंसिटी इसका क्या है, ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ जो स्पीड, अगर यहाँ v2 लें, यहाँ v1 लें, तो ये v2 ग्रेटर देन v1 आता है, हम आगे साउंड में पढ़ाएंगे। तो यही मीडियम क्या हो गया बेटा, रेयर मीडियम हो गया। ये कैसा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। जबकि यही मीडियम, ये वाटर जो है कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया फॉर स्पीड ऑफ वेव, है ना। जबकि डेंसिटी तो आयरन का क्या है, ज़्यादा है और वाटर का कम है, लेकिन रेयर मीडियम कौन हो गया, आयरन हो गया, डेंसर क्या हो गया, वाटर। ये हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। बस अभी ये पकड़ के रखना है कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ वेव इज lesser, that medium will be denser as compared to that medium in which a speed of wave is greater। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो यहां से पहला, स्पीड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर मीडियम चेंज किया तो स्पीड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, स्पीड बदल गया मीडियम चेंज करने से। ठीक है,
अब आते हैं यहां से, अगर रिफ्लेक्शन हुआ मतलब कुछ पार्ट ऑफ वेव आगे गया। अब आप कहिएगा कि सर ये पार्ट ऑफ वेव क्या होता है? ऐसे समझ लो, हम जो परिभाषा बताए थे, सर्टेन एनर्जी आगे ट्रेवल किया, अब कुछ एनर्जी यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? समझते जाना। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस सेक्शन जहां पर मीडियम को मतलब दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, ये सेक्शन है हमारा। तो यहां से कुछ एनर्जी आगे ट्रांसफर हुआ, कुछ एनर्जी यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। क्योंकि हम क्या बताए थे डेफिनेशन में, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ मीडियम टू अनदर सेक्शन विदाउट एक्चुअली मूविंग द मीडियम पार्टिकल। तो यहां कुछ आगे गया, कुछ पीछे गया। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ यहां पे, तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इधर जो वेव आया उसका स्पीड क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, वेव का स्पीड किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? टेंशन और लीनियर मास। तो वही तो है, जो इंसिडेंट वेव था जो इधर जा रहा था, उसके लिए जो स्पीड था वही स्पीड रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हो जाएगा। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव का स्पीड सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? तो मीडियम वही है, इलास्टिक प्रॉपर्टी वही है मीडियम का, मतलब टेंशन वही है, तो वेव का स्पीड डू नॉट चेंज। तो यहां कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव हैज सेम स्पीड एज इंसिडेंट वेव। तो स्पीड के ऊपर तो हम लोग डिस्कशन कर लिए कि भैया स्पीड के ऊपर ऐसा वाला प्रभाव पड़ेगा। अब इस चीज को आप याद रखिएगा कि मीडियम जब भी चेंज करेगा, यही बात साउंड वेव में भी हो जाएगा। यहाँ पर आप मीडियम 2 ले लो, रो 2 ले लो, यहाँ पर रो 1 ले लो, और यहाँ से कोई वेव इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक? तो वेव ट्रेवल कर रहा है, इसको ऐसे ऐसे दिखा दो थोड़ा सा, है ना? यहाँ पर मीडियम डिवाइड हो रहा है, ये हमारा सेक्शन है, इधर डेंसिटी अलग है, इधर डेंसिटी बोल रहे हैं जरा, हाँ, डेंसर और रेयरर अलग चीज हो गया, अभी समझा दिए। इधर डेंसिटी अलग, इधर डेंसिटी, यानी कि मीडियम चेंज किया, है ना? मान लेते हैं कि यहाँ के बाद वेव ऐसा ऐसा कुछ हो गया, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, ठीक है, हमको नहीं पता। यहाँ पर आप लोग कहिए कि वेवलेंथ आप यहाँ छोटा कर दिए, यहाँ बड़ा कर दिए, चेंज करता होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे चेंज करता है कि नहीं। तो अगर ये मीडियम कैसा है? डेंसर। अगर ये मीडियम कैसा है? डेंसर, तो इसमें V2 जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा? यहाँ अगर V1 है तो लेस देन V1 हो जाएगा, यानी यहाँ मीडियम चेंज किया। जबकि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव का वेव फॉर्म ये है, तो इसका स्पीड क्या होगा? जो इंसिडेंट वेव का था, VI = VR होगा दोनों ही केसेस में, चाहे वेव स्ट्रिंग पे ट्रेवल करे, चाहे वेव किसी मीडियम और मीडियम में ट्रेवल करे, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव रिमेन्स द सेम। ट्रांसमिटेड वेव का स्पीड डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अगर मीडियम डेंसर है तो स्पीड कम होगा, अगर मीडियम रेयरर है तो स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किस चीज के ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पीड तो समझ गए, फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको डिस्कस करते हैं सेकंड में। सेकंड में किस पर डिस्कशन करते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा दिमाग में हम ऐसे ही बोल देते हैं, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द सोर्स। अब सोर्स जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड कर रहा है वही तो उस वेव का फ्रीक्वेंसी होगा ना। ठीक है, तो चाहे मीडियम चेंज करे या नहीं चेंज करे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन्स कांस्टेंट। तो लिखते हैं भैया फ्रीक्वेंसी सेकंड में, फ्रीक्वेंसी, तो यहां लिख देंगे भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन source, so it remains same for incident, transmitted or reflected। जो रिफ्लेक्ट हुआ वो, जो ट्रांसमिट हुआ वो,
है ना, और जो इंसिडेंट है वो सबका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब तीसरा चीज आ जाता है बेटा वेवलेंथ क्या होगा, तो फिर जब ये सेम रहा गुरुदेव तो फिर वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ पर डिस्कशन कर लेते हैं, वेवलेंथ पर डिस्कशन कर लेते हैं भैया। वेवलेंथ, अब देखो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहा, मैथमेटिक्स लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहा, और वेव के फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में ये रिलेशन है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, v बाई एफ। क्लियर? अब चूंकि एफ तो सेम रहा, चाहे वो ट्रांसमिटेड वेव हो, चाहे वो रिफ्लेक्टेड वेव हो या इंसिडेंट, सबका सेम, तो लैम्डा क्या होगा, स्पीड पर डिपेंड करेगा। अब अगर हम लोग डेंसर मीडियम में गए हैं, अगर हम लोग डेंसर, इफ अगर हम कहें कि V2 जो क्या है, यहाँ चूंकि डेंसर मीडियम है तो V2 क्या हो गया, लेस देन V1 हो गया। तो इस केस में देखो लैम्डा 2 जो हो जाएगा इज इक्वल टू V2 बाई एफ। अब चूंकि देखो V2 क्या है, V1 से छोटा है, तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, लेस देन लैम्डा 1 हो जाएगा। यही समझ में आया बात? बेटा फ्रीक्वेंसी तो सेम है भैया, तो लैम्डा 2 बराबर इतना होगा ना, एंड करके यहाँ लिखिए, डालो लैम्डा 1 बराबर V1 बटा एफ। अभी देखो एफ तो दोनों का डिनोमिनेटर में तो सेम, मैथ लगा रहा है, तो यहाँ फिजिक्स नहीं लगा रहे हैं, बस हमको देखना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में क्या है, मतलब लेस है ग्रेटर है। तो चूंकि ये डेंसर मीडियम है, तो क्या बताए थे कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। तो V2 क्या है यहाँ, V2 इज लेस देन V1, V2 क्या है, छोटा है, तो फिर लैम्डा 2 भी क्या हो जाएगा, V2 छोटा हुआ है ना, तो लैम्डा 2 भी छोटा हो जाएगा। यहाँ V1 चूंकि V2 से बड़ा है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि लैम्डा 2 लेस देन लैम्डा 1, यानी कि यहाँ इधर जो वेवलेंथ होगा वो छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि डेंसर मीडियम में वेवलेंथ घट जाता है और रेयर मीडियम में वेवलेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा वेवलेंथ का हो गया। अब आप कहिएगा कि सर ये तो आप ट्रांसमिटेड वेव के लिए बता दिए, तो रिफ्लेक्टेड वेव का देख लो आप, रिफ्लेक्ट जब करेगा तो फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगा, सेम है, तो v क्या रहा, सेम रहा, तो वेवलेंथ क्या रहेगा उसका, सेम रह जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव का। नहीं समझ में आ रहा? रिफ्लेक्टेड वेव का वेवलेंथ भी सेम रहेगा, ट्रांसमिटेड वेव का चेंज कर जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का सेम रहेगा। क्लियर है बात? तो कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, कन्फ्यूजन हो गया है तो रहने दीजिए, बाद में हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट वमेंट करिए। बेटा जब वीडियो आप देखते हो तो कमेंट अवश्य करो, इससे हमको ऊर्जा मिलती है। और आप लोगों को कहाँ डाउट हो रहा है, आप लोगों का क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ से आप लोग समझ रहे हैं, किस लेवल से समझ रहे हैं, ये हमको भी पता चलेगा। और उस अनुसार हम यहाँ पढ़ाने का जो तरीका है, क्या उसको कहते हैं, डीपनेस, उसको भी हम बदलेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो इसलिए जब वीडियो देखते हैं तो उस पर कमेंट अवश्य करें। चलिए अब चौथा पॉइंट लेते हैं। चौथा पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं फेज चेंज। फेज फेज के ऊपर विचार करते हैं। चौथा फेज, फेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे अगर डायरेक्ट पहले हम बता देते हैं कि बेटा अगर मीडियम चेंज न करे, अगर मीडियम चेंज ना करे तो देयर इज नो चेंज इन फेज, है ना। लेकिन अगर मीडियम चेंज किया, यहाँ रेयर से कहाँ गया डेंसर,
तो याद रखना ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज चेंज नहीं होता है, ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज चेंज नहीं होता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज होता है पाई से, अगर वेव रेयर से डेंसर में जा रहा है, और अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो देयर इज नो फेज चेंज इन ट्रांसमिटेड वेव एज वेल एज रिफ्लेक्टेड वेव। ये तो हम ऐसे समझा दिया, लेकिन एक्चुअल में कैसे कह सकते हैं कि अगर डेंसर में जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज होगा पाई से, कैसे? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी में समझते हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं बेटा, समझते हैं, या फिर इसको बेहतरीन ढंग से ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। इधर ले लो डेंसिटी ρ2 और इधर ले लो आप ρ1, ठीक है। इधर ρ2 क्या है, यहाँ ρ2 ग्रेटर देन ρ1, ठीक है। यहां से जो वेव आ रहा था मीडियम तो सेम था, ρ1 था। यहां पर में इधर डेंसर है, मतलब यहां पर का ऐसा समझ सकते हैं कि जो मोलिकुल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम है उसका क्या है, ज्यादा है, मतलब यहां पर पार्टिकल का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रही बात? पार्टिकल का डेंसिटी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअल में फेनोमेनन हो क्या रहा है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, समझाने के लिए हम ये एक एग्जांपल लिए। तो अब यहां पर के पार्टिकल के कॉलिजन के ऊपर इधर का ये पार्टिकल है, इधर का ये पार्टिकल, समझना जरा सा। अभी देखो बेटा, अभी देखो ये पार्टिकल अगर यहां जस्ट बिफोर कॉलिजन इस पार्टिकल से कोलाइड करने से ठीक पहले ये किधर जा रहा होगा, आगे की तरफ जा रहा होगा, है ना। कॉलिजन में हम लोग पढ़े थे कि जब दो पार्टिकल, जिसमें ये m यहां ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसको आप m2 ले लें, इधर वाले पार्टिकल को m2, तो m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। तो देखो इस पर तो कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, होगा क्या, इसका तो, इसको तो सर्टेन कुछ स्पीड आगे की तरफ मिल जाएगा, सर्टेन थोड़ा सा स्पीड मिल जाएगा, तो ये आगे की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसलिए चूंकि ये अगर आगे जा रहा था तो कॉलिजन के ठीक बाद ये पार्टिकल भी किधर जाएगा, आगे की तरफ ही जाएगा। मतलब जो ट्रांसमिटेड वेव है, ये पार्टिकल ये जस्ट बिफोर कॉलिजन ये इधर जा रहा था, तो इसका जो फेज कॉलिजन से ठीक पहले था वही इसका है, मतलब फेज में, ट्रांसमिटेड वेव में फेज में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये जो पार्टिकल है इसका ऑस्किलेशन था आगे, इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पीछे। समझ में नहीं आई बात? नहीं समझ में आया? समझिए इसको थोड़ा सा ध्यान से, समझने के लिए हम ये पॉइंट उठाया हूं कि ये पार्टिकल तो आगे जाने लगा, मतलब जो कॉलिजन से ठीक पहले इसका फेज था इस पार्टिकल का वही इसका है, मतलब ट्रांसमिटेड जो इधर वेव ये अब इधर वाला को कोलाइड करेगा, अपना एनर्जी को ट्रांसफर करके आगे बढ़ाएगा। तो इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव में फेज चेंज में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो तो फेज चेंज किया ना बाबा। ये अभी जाना चाहिए था इसको किधर, आगे, लेकिन अचानक कॉलिजन के ठीक बाद किधर जाने लगा, पीछे। कॉलिजन के ठीक बाद ये पार्टिकल जो है ये आगे बढ़ गया और आगे वाला से टकराएगा, फिर ऐसे ट्रांसफर होगा, ये किधर आ गया, पीछे, जबकि इसको जाना चाहिए था आगे। तो सडन कितना का फेज चेंज हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था नेगेटिव में जाने लगा, तो याद रखिएगा पाई रेडियन का फेज चेंज हुआ यहां। कितना का बेटा, पाई रेडियन का फेज चेंज हुआ, यानी कि ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज चेंज नहीं हुआ, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव में अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तब पाई का फेज चेंज हुआ, क्योंकि जा रहा था आगे अब जाने लगा पीछे। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ठीक, डिस्प्लेसमेंट उसका पॉजिटिव था, हो गया क्या, नेगेटिव, तो पाई रेडियन का फेज चेंज हुआ। अब देखते हैं कि अगर हम मान करके चले अब ρ1 ग्रेटर देन ρ2 है, ये डेंसर से रेयरर में गया, तो ये केस सीधा पलट जाएगा, यहां पर का पार्टिकल भारी, यहां पर का पार्टिकल हल्का। बस हो जा रही। तो अब ये जब इससे टकराएगा तो ये तो आगे भागेगा, ये किधर भागेगा, आगे भागेगा, ये भारी वाला पार्टिकल क्या पीछे हो जाएगा इसकी वजह से, नहीं, दोनों आगे भागेगा, ये भी आगे भागेगा। मतलब कॉलिजन के ठीक बाद इसका जो फेज था ये चेंज नहीं किया बड़े वाले पार्टिकल का, ये आगे गया, फिर पीछे आएगा, फिर
जाएगा पीछे, अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। मतलब यहां पर अगर ρ1 क्या ग्रेटर देन ρ2 है तो देयर इज नो फेज चेंज, देयर इज नो फेज चेंज। यहां अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है, देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन। क्लियर है मामला? ऐसे ही स्ट्रिंग के केस में भी आप समझ सकते हैं। तो इसको जरा सा समराइज कर लें पहले, उसके बाद फिर थोड़ा सा और एक तरह से समझ आने का हम प्रयास, वैसे समझ गए होंगे आप लोग, ऐसा बात नहीं है। तो देखो, व्हेन वेव एंटर्स फ्रॉम रेयर to denser, there is no phase change in transmitted wave. But a phase change of pi occurs in रिफ्लेक्टेड वेव। फेज चेंज कहां होता है? रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज चेंज होता है। कब? जब वेव रेयरर से डेंसर में जा रहा है, मतलब ज्यादा स्पीड वाले से कम स्पीड वाले मीडियम में जा रहा है। जब वेव, बात समझ में आ रही? जब ज्यादा स्पीड वाले से मीडियम से कम स्पीड वाले मीडियम में जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव में कितना का फेज चेंज होता है? पाई रेडियन का। ठीक है। दूसरा, वेन ई पॉइंट नंबर 1 ले लो इसको, ई पॉइंट नंबर 2 हो गया। वेन वेव एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम to rarer medium, there is no phase change। अब ये दोनों के लिए हम बोल दिए हैं, नहीं ट्रांसमिटेड वेव में तो दोनों ही केस में फेज चेंज नहीं होगा। ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कोलाइड करवाएगा, भारी हो या हल्का हो पार्टिकल। कहने का मतलब डेंसर हो या रेयर हो, सामने वाले पार्टिकल को तो आगे ही धक्का ना, तो जाने वाले वेव का तो कोई फेज चेंज नहीं हुआ। रिफ्लेक्टेड वेव में प्रभाव पड़ता है। अगर रेयर से डेंसर में गया है तो रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज चेंज होगा। अगर डेंसर टू रेयर गया है तो रिफ्लेक्टेड वेव में भी कोई फेज चेंज नहीं होगा। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हेन वेव एंटर्स देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई व्हेन वेव एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। इन ऑल अदर केसेस देयर इज नो फेज चेंज। ठीक है। When wave enters from rare to denser medium, there is phase change of pi in reflected wave. In all other cases, there is no phase change. सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एच सी वर्मा सर का आप पढ़िएगा, हम पढ़े थे, हमको ध्यान में थोड़ा सा है कि एक रिंग लिए थे, यहाँ एक स्ट्रिंग ले लिए थे, इसको ऐसे जोड़ दिए थे, एक बार फिक्स कर दिए। एक बार क्या किए बेटा, इसको फिक्स कर दिए। तो जब फिक्स कर दिए, यहाँ से मान लिया जाए कि पल्स आया हमारा, यहाँ से पल्स आया, तो यहाँ चूंकि फिक्स है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखो, ऐसा कुछ होगा, सिर्फ ऐसा कुछ होगा। ये पॉइंट इसके ऊपर, ये इधर का एलिमेंट जो है स्ट्रिंग का, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा बेटा, ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो। ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, है ना, और ये न्यूटन थर्ड लॉ से ये जो पॉइंट है इस स्ट्रिंग के एलिमेंट के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? तब इधर फोर्स लगाएगा, इधर स्ट्रिंग को इधर पुल करेगा, ये तो पुल करने के दरमियान ये जो रिफ्लेक्शन फिर होगा, ये कैसा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ऐसा। क्लियर है मामला? क्योंकि दोनों तरफ से खींचातानी होता। यही अगर रिंग हम ले लें, यही अगर हम रिंग ले लें, यहाँ पर रिंग ले लें, तो ये तो क्या होगा,
ये इधर पुल करेगा तो रिंग क्या होगा, ऊपर शूट कर देगा, बहुत अधिक, ए से भी अधिक, डबल ए तक का डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर जब यही रिंग नीचे जाएगा तो ये एक पल्स भेजेगा जिसका कि फेज क्या रहेगा, वही रहेगा, ऊपर से ही जाएगा, मतलब ये पलटेगा नहीं बल्कि ऊपर से ही जाएगा। तो देयर इज नो फेज चेंज, मतलब यहां अगर फ्री है कहने का मतलब यहां फ्री टू रोटेट, फ्री का कहने का मतलब क्या, इधर का पार्टिकल और इधर का पार्टिकल, इधर का पार्टिकल का मास अधिक है इधर से, बात समझ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि यहां पर मैं ये इसको रोक ना सका, इस रिंग को क्या किया, रोक ना सका, और ये पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे दिया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो हम तो कहेंगे इसी तरह से समझिए, इसमें बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। अब फेज चेंज का मतलब क्या हुआ, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो इंसिडेंट वेव है उसका इक्वेशन ये है इंसिडेंट वेव का, तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बाई आर क्या हो जाएगा, ए साइन के एक्स, पहले तो चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ प्लस साइन लगेगा, प्लस क्या लगाएंगे, एक फेज चेंज पाई, तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है? पाई रेडियन का क्या हो गया, फेज चेंज। तो इसको इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया भैया फेज पर विचार। अब चलते हैं हम लोग कि एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो लगता है शुरू में ही हम बोल दिए थे कि एनर्जी बटेगा, वहां पर क्या होगा, बटेगा, कहां पर, जहां पर मीडियम चेंज हो रहा है, जहां पर सोच का परिवर्तन होगा वहां पर ताकत बट जाता है, जहां पे सोच का परिवर्तन नहीं होगा वहां ताकत मजबूत होता है। सोच में भी लागू होता है ये, वेव में ही क्यों भाई, है ना। दो आदमी आया, है ना, एक आदमी जा रहा था, एक दूसरे आदमी से मिला, समझना बात को, अगर दोनों का सोच एक जैसा है, दोनों का सोच एक जैसा है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एक और मजबूत ताकत बना लेगा, ठीक है। और अगर हम जा रहे हैं और एक आदमी ऐसा है उसका सोच हमसे ठीक विपरीत है, तो दोनों मिलकर के क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो वही बात है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या बेटा, एनर्जी या पावर कह लो, क्योंकि यहां पावर न लेते हैं, पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां भी लगेगा। मान लेते हैं कि इंसिडेंट वेव का पावर क्या है, पी आई, इंसिडेंट वेव का पावर अगर पी आई है, और ट्रांसमिटेड वेव जो ट्रांसमिट किया उसका पावर क्या है, पीटी है, और जो रिफ्लेक्ट हुआ उसका पावर अगर आर है, तो ये रिलेशन तो होल्ड करेगा ही करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पावर जो है वेव का, जहां मीडियम चेंज कर रहा है वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ पावर कहां चला जाएगा, दूसरे मीडियम में, और कुछ पावर जो रिफ्लेक्ट हुआ वो पहले वाले मीडियम में। तो ये रिलेशन तो होल्ड करेगा। इंसिडेंट वेव का पावर अगर पी आई है और ट्रांसमिटेड वेव का पी टी और रिफ्लेक्टेड वेव का पी आर, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। पावर डिसिपेट नहीं करता है, मान के चलते हैं कि पावर जो है वहां बट गया, हालांकि एक्चुअल केस में तो डिसिपेट भी करता होगा। इसमें थोड़ा सा अगर रियल इक्वेशन हम लिखेंगे तो यहाँ पर हीट एनर्जी या फिर जो भी लॉस एल कर दो, लॉस जो हुआ पावर का उसको भी जोड़ देंगे इंसिडेंट वेव के साथ। यहाँ पर जो कॉलिजन हुआ ये इस पॉइंट पर जहाँ स्ट्रिंग जहाँ नॉट बंधा हुआ या जो भी है, या मीडियम चेंज किया, तो वहाँ पर जो चेंज होगा मीडियम का वहाँ पर थोड़ा सा लॉस होगा। लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को ये सब पढ़ना नहीं है अभी, तो यहाँ इसको हटा दीजिए, सीधे लिखिए इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड पावर प्लस रिफ्लेक्टेड पावर। अब फाइनल पॉइंट है हमारा बेटा कि ये एम्पलीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेव के एम्पलीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन का हम यूज करते हैं और निकालते हैं कि एम्पलीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे भैया, तो इंसिडेंट वेव का पावर अगर स्ट्रिंग के केस में लेते हैं तो इंसिडेंट वेव का पावर क्या होता है, देख लो जरा सा, हाफ म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड है ना। तो क्या करेंगे हम, इंसिडेंट वेव के लिए क्या हो जाएगा बेटा, हाफ म्यू वन भी वन ओमेगा स्क्वायर
A1 स्क्वायर, है ना। और ट्रांसमिटेड वेव का पावर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड वेव है ना, तो ये हो जाएगा हाफ म्यू टू V2 ओमेगा स्क्वायर A2 स्क्वायर। और रिफ्लेक्टेड वेव का फिर पावर क्या हो जाएगा, तो हाफ म्यू1, रिफ्लेक्टेड तो म्यू1 ही हो गया, इंटू V1 ओमेगा स्क्वायर इंटू AR स्क्वायर। 1 मिनट हो जाए, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड तो अलग लेना पड़ेगा ना, AT ले लिए, इंसिडेंट वेव का हम एम्पलीट्यूड क्या ले लिए, AI ले लिए। हमको कैलकुलेट क्या करना है भाई, तो AT और AR को कैलकुलेट करना है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या लिख देंगे, देख लो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या लिखेंगे, हाफ म्यू1 V1 ओमेगा स्क्वायर AI स्क्वायर बराबर हाफ म्यू2 V2 ओमेगा स्क्वायर AT स्क्वायर प्लस हाफ म्यू1 V1 ओमेगा स्क्वायर AR स्क्वायर। अभी देखो यहाँ हाफ हाफ गया, ओमेगा ओमेगा गया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख देंगे फिर, म्यू1 V1 AI स्क्वायर बराबर म्यू2 V2 AT स्क्वायर प्लस म्यू1 V1 AR स्क्वायर। अभी देखो बेटा ये V1 ये V1 ये V1, ये इंसिडेंट वेव का हमको एम्पलीट्यूड पता है, हमको AT और AR निकालना है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। अगर एक रिलेशन किसी तरीका से हम लोग और कुछ निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। एक रिलेशन और कैसे निकालें हम भाई, एक रिलेशन और निकालना है। तो बच्चों एक इक्वेशन और अगर हम लोग निकालें, बना लें किसी तरह से, तो हम लोग AT और AR ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हालांकि थोड़ा सा इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लो। क्या कर देंगे इस इक्वेशन को, यहाँ बेटा एक बात है कि अगर हम यहाँ से V1 को हटा देते हैं तो म्यू1 के टर्म में ये इक्वेशन आएगा, और अगर म्यू1 को हटा देते हैं तो V1 और V2 के टर्म में ये इक्वेशन आएगा। अकॉर्डिंगली आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, म्यू1 को हटा देते हैं। तो म्यू1 को हटाने के लिए जैसे V बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई म्यू, तो स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ बाई म्यू, तो म्यू बराबर क्या आ गया, टाउ बाई V स्क्वायर। क्लियर है, इतना सा यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, म्यू के जगह पर टाउ बाई V1 स्क्वायर इंटू V1 AI स्क्वायर। यहाँ AI क्या है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। फिर ये क्या हो जाएगा, टाउ बाई V2 का स्क्वायर इंटू V2 इंटू AT का स्क्वायर प्लस टाउ बाई V1 का स्क्वायर इंटू V1 इंटू AR। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम सोल्व करें, टेंशन दोनों तरफ से कट जाएगा, V1 एक एक कट जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, AI स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 प्लस AR स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा R स्क्वायर बटा V1। इसको अब आप इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो हम ले आए हैं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन कैसे लाएं, एक और इक्वेशन अगर आ जाता
तो हम लोग ए आई और ए टी और ए आर निकाल देते हैं। अननोन जैसे V1 V2 मान के चलना है कि V1 V2 हमको क्या है पता है। V1 क्या है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ वेव, और V2 क्या है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ वेव। ये मीडियम यहाँ हम लिए तो स्ट्रिंग है बेटा, लेकिन यहाँ पर आप साउंड जब पढ़ाएंगे तो उसके लिए भी ये वैलिड होगा, ये इक्वेशन जो अभी डिराइव कर रहे हैं एम्पलीट्यूड का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और ए आई ए टी ए आर में एक और रिलेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर के मोशन पर विचार करते हैं। कहाँ पर, एकदम ये जो जंक्शन है इसके ठीक राइट साइड एक एलिमेंट लेते हैं और ठीक एक लेफ्ट साइड लेते हैं। ठीक है बेटा, राइट साइड जो है ये एलिमेंट, इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखें, इसका ये पार्टिकल आप ये क्या है, ट्रांसमिटेड वेव यहाँ प्रोपेगेट कर रहा होगा इस स्ट्रिंग के ऊपर, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। चूंकि के क्या है, के क्या है बेटा, एंगुलर वेव नंबर, तो ट्रांसमिटेड वेव का चूंकि स्पीड चेंज किया है तो ये भी बदलेगा, तो इसको K2 आप ले लो। क्लियर, तो ये हमारा ट्रांसमिटेड वेव का वेव इक्वेशन हो गया। ठीक है, बाकी तो सेम फेज में होगा ना, क्योंकि जो इंसिडेंट वेव है वही ट्रांसमिटेड वेव का फेज होगा, तो ये तो सेम रहेगा। ठीक, अब इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या है, तो जो हम लिए हैं यहाँ से जो आ रहा था वेव पल्स, तो उसका ले लेते हैं साइन, और के उसका डिफरेंट रहेगा, K1 ले लो इसका माइनस ओमेगा टी। फिर जो रिफ्लेक्शन हुआ है वेव का उसका इक्वेशन क्या होगा, तो ए आर एम्पलीट्यूड उसका साइन, और के तो इसका भी सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसी मीडियम में जा रहा है, तो K1 इंटू एक्स, अब प्लस यहाँ हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए वेव का इक्वेशन वो, और नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए वेव का इक्वेशन ये हो जाएगा, तो प्लस यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी। और कुछ होगा, बताए थे कि फेज चेंज कितना होगा, अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो पाई का फेज चेंज होगा, तो यहाँ एक पाई जोड़ दो आप। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना जनरल माइंड लगा देंगे, उसको क्या बोलते हैं भाई, कॉमन सेंस लगा देंगे कि बेटा अगर किसी टाइम पर ये पॉइंट जो बीच वाला जो जंक्शन पॉइंट है, ये देखो जंक्शन का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा जंक्शन है, ये राइट पॉइंट है जो कि इस डेंसर मीडियम का एक पॉइंट लिए है, एक पॉइंट इधर, तो एट किसी टाइम पर अगर ये ऊपर होगा तो ये भी पॉइंट ऊपर होगा और ये भी पॉइंट ऊपर होगा। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपरपोजिशन के बाद इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा, जबकि इधर का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव के कारण होगा। तो यहाँ रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव का सुपरपोजिशन हुआ होगा, तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल का नाम आप दे दो एक, ठीक है, इसका नाम दे दो, इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो और बीच वाले को C ले लो। तो जो डिस्प्लेसमेंट बीच वाले का होगा वही तो इसका होगा, वही तो इसका होगा, क्योंकि एक साथ दोनों ऊपर उठेगा ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे बाई टी नहीं, बाई इंसिडेंट प्लस बाई रिफ्लेक्टेड का जो डिस्प्लेसमेंट का सम होगा, डिस्प्लेसमेंट का सम होगा वो किसके बराबर होगा, बाई टी के बराबर होगा। यहां सुपरपोजिशन लगाए, चूंकि यहां पर जो पार्टिकल है इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का जो सुपरपोजिशन हुआ उसके कारण यहां डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, दो वेव एक दूसरे के साथ वहां इंटरफेयर कर रहा है, जबकि ट्रांसमिटेड वेव में तो सिर्फ सिंगल वेव है जो ट्रांसमिट किया है उसका, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट लेकिन क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रिंग क्या है, जुड़ा हुआ है, तो एक साथ ऊपर जाएगा एक साथ नीचे जाएगा। बात समझ रही, ऐसा तो नहीं ना होगा कि 2 पॉइंट ऊपर चला गया 1 पॉइंट नीचे चला जाएगा, तब तो टूटने के बाद ही वैसा हो सकता है स्ट्रिंग को। तो ये हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बाई आई प्लस बाई आर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, बाई टी के बराबर। अब ये सब लिख डालो इसमें, तो बाई आई का इक्वेशन क्या है, ए आई साइन K1x माइनस ओमेगा टी प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का, ए आर साइन K1x प्लस ओमेगा टी प्लस पाई,
तो इसको बेटा प्लस पाई साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा, पाई यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होगा, तो सीधा हम पाई हटा के यहाँ माइनस कर देते हैं। समझ में आ रही है ना बात। और ये हमारा ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन, तो ए टी और साइन के टू एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन होल्ड करेगा। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर दें, मतलब यहीं पर हम अगर ओरिजिन ले लें, क्यों हम कर रहे हैं, अब आप कहिएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेटा हमको ए आई ए आर और ए टी में एक रिलेशन और चाहिए, बस इसके लिए कॉमन सेंस लगाए हैं, इसके लिए ही दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो जब करेंगे तो यह 0, यह भी 0, यह भी 0, तो ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा, साइन माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ ए आई साइन ओमेगा टी, और ये फिर ये तो प्लस ही है तो ये तो माइनस रह जाएगा वैसे के वैसे, साइन ओमेगा टी, अब बराबर यहाँ देख लो माइनस ए टी साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को काट दो। और जनरल सॉल्यूशन पढ़ाए थे तो काटने के लिए तो नहीं बोले थे सर, अरे काट दो ना यार, आप प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ लेते हैं। तो चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी, ये हमारा इक्वेशन क्या ले लो आप, ले लो। पहला इक्वेशन किसकी मदद से लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से निकाले। दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकाले, तो यहाँ पर हम कॉमन सेंस लगाए हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इस पॉइंट 1 का डिस्प्लेसमेंट निकाले, क्योंकि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपरपोजिशन के कारण उस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसको लिए। और ट्रांसमिटेड वेव में सिर्फ क्या किए हम, जो ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन उसके कारण वहाँ का डिस्प्लेसमेंट लिया, सुपरपोजिशन से ये होल्ड करेगा, इसको जरा हम बॉक्स के अंदर कर देते हैं, इसको ये होल्ड करेगा ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये होल्ड करेगा, ये बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक साथ ऊपर एक साथ नीचे जुड़ा हुआ है, तो वो वाला कॉमन सेंस लगाए, तो ये इक्वेशन आ गया। अब 1 और 2 को सोल्व कर दीजिए, हमारा ए आई और सॉरी ए आई तो पता ही है, ए आर और ए टी हमारा निकल जाएगा। तो उसको सोल्व करने के लिए जगह है नहीं, तो मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग छाप ही लिए होंगे। इधर वाले को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर वाले को क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब सोल्व करना है मैथमेटिक्स बेटा, फिजिक्स जो थोड़ा बहुत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाए, और क्या लगाए, कॉमन सेंस लगा दिए, कॉमन सेंस लगा दिए। कॉमन सेंस हर जगह काम आता है भाई, ऐसा बात नहीं है। तो देखो ए आई प्लस ए आर बराबर ए टी, ए आई प्लस ए आर, इसको इस तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो तो ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी वन बराबर ए टी का स्क्वायर बटा वी टू, है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई माइनस ए आर इंटू ए आई प्लस ए आर बटा वी वन बराबर ए टी स्क्वायर बटा वी टू। क्लियर। अब देखो ए आई प्लस ए आर बराबर क्या है, ए टी, तो इसके जगह पर हम यहाँ क्या डाल देंगे, ए टी, एक ए टी से एक ए टी कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ए आई माइनस ए आर बटा वी वन बराबर ए टी बटा वी टू, है ना। क्लियर। अब देखो ये 2 नंबर है, इसको ले लो आप, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ए आई माइनस ए आर बराबर वी वन बटा वी टू इंटू ए टी, इसको ले लो 3 नंबर, इसको जोड़ दो, ए आर खत्म, तो हो जाएगा 2 आई बराबर ए टी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए टी इंटू 1 प्लस वी वन बाई वी टू। तो यहाँ से हमारा ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड निकला ना, 2v2 बटा v1 प्लस v2 इंटू ए आई, ये ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है। इसको बॉक्स के अंदर करो, बस काम का तो यही एक चीज़ आया है, इतना मेहनत किए तो ये कोई इक्वेशन काम का आया कि ट्रांसमिटेड वेव का हमारा एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2v2 बाई वी वन प्लस वी वन वी टू क्या है समझ में आ रहा है ना, वी वन
इस मीडियम में वेव का स्पीड है और v2 इस मीडियम में वेव का स्पीड है। ठीक है, तो क्या हो गया 2v2 बटा v1 प्लस v2 इंटू ए आई। अब किसी एक में पुट कर दो ना इसका वैल्यू, एटी का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो तो ए आर तो ए आर निकल जाएगा। तो ए आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए आर बराबर जो हो जाएगा, ए आर बराबर जो हमारा हो जाएगा ए टी माइनस ए आई। ए टी के जगह पर हम लिखेंगे 2v2 बटा v1 प्लस v2 इंटू ए आई। ए आर बराबर ए टी माइनस ए आई, अब माइनस ए आई कर दो, है ना, तो हो जाएगा हमारा ए आर बराबर ए आई ले लिए कॉमन, तो 2v2 माइनस v1 प्लस v2, तो v2 एक तो खत्म हो गया, तो हो जाएगा v2 माइनस v1 बटा v1 प्लस v2 इंटू ए आई। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वेशन को याद रखिएगा और दिमाग में पहले तो ये रखिए कि भाई जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का वो बदल जाता है व्हाइल मीडियम चेंजेस। ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 2 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 इंटू ए आई जहाँ क्या है इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो v2 माइनस v1 बटा v1 प्लस v2 इंटू ए आई। यहाँ आपको थोड़ा सा अगर हम रिमाइंड करवा सकें तो कॉलिजन के दरमियान जो हम लोग पढ़े थे उसी तरह का ही कुछ इक्वेशन आ रहा है, समझ में आ रहा है? क्यों आ रहा है, क्योंकि बाउंड्री पे वहाँ हम कॉलिजन से जो एक्सप्लेन किए वो वैलिड है ना, इसीलिए कॉलिजन टाइप का लगता है कि इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये v2 v1 के बजाय अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में निकाल दें तो v2 v1 को कैसे क्या करना है वो अब आपको पता है। कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे आप, कौन सा वाला इक्वेशन, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर टू बाई म्यू। तो इक्वेशंस वैसे ही बदल जाएगा। ये जो भैया ये जो है ना उलट पुलट थोड़ा सा हो जाएगा, हमको तो लगता है, समझ रहे हैं, टेंशन तो ऊपर नीचे कट जाएगा। देखो ना अगर लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में अगर वैसे बेटा 72 इक्वेशन तो याद रख नहीं पाओगे, इसी को याद रखो, ये तो डेराइव कर सकते हो आप फटाक से। क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन मतलब म्यू के टर्म में इस इक्वेशन को एम्पलीट्यूड को म्यू के टर्म में आप फट से ड्राइव कर सकते हो। हम जरा सा करके एक ठो दिखा देते हैं, हम जरा सा आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है कि यहाँ बीच में इसका तो लगता है कि इनको खत्म हो गया यार। देखो 80 बराबर क्या हो जाएगा 2v2 बराबर क्या हो जाएगा टी वाई म्यू टू, 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर टी वाई म्यू टू बटा v1 प्लस v2, तो स्क्वायर रूट के अंदर टी वाई म्यू वन प्लस स्क्वायर रूट के अंदर टी वाई म्यू टू इंटू ए आई। ऐसे करके नहीं निकल जाएगा। टेंशन तो सबको खत्म कर दो। म्यू टू तो म्यू टू और म्यू वन ऐसे कर डालो, देखो इसको 2 बाई स्क्वायर रूट के अंदर म्यू टू आई इंटू स्क्वायर रूट के अंदर म्यू वन म्यू टू और बट्टा स्क्वायर रूट के अंदर म्यू वन प्लस स्क्वायर रूट के अंदर म्यू टू आई इंटू ए आई। गड़बड़ तो नहीं किए हैं, देख लेना, उलट पुलट में थोड़ा सा हो सकता है। म्यू टू खत्म हो गया तो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट के अंदर म्यू वन बट्टा स्क्वायर रूट के अंदर म्यू वन प्लस स्क्वायर रूट के अंदर म्यू टू आई इंटू ए आई। ये हमारा हो गया ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। ये किसके टर्म में हम लाया, ये किसके टर्म में ले आया, तो भैया लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट म्यू वन बटा स्क्वायर रूट। तो इसी प्रकार से हमको लगता है कि फिर रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर म्यू टू माइनस, हम देखो डायरेक्टली लिख रहे हैं, हो सकता है कि हम गड़बड़ भी कर सकते हैं, तो आप लोग अपना बढ़िया से डेराइव करके लिखना आई इंटू ए आई।
ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। क्लियर? वैसे जरा सा देख लेते हैं उसमें μ2 μ1 तो खत्म हो जाएगा, है ना। μ1 बटा μ2 I1 बाई μ2 μ1, तो μ1 माइनस μ2, सॉरी μ1 स्क्वायर रूट के अंदर μ1 माइनस μ2 बटा μ1 प्लस μ2 रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये μ2 माइनस μ1 होगा कि μ1 माइनस μ2 होगा, 1 बटा μ2 बटा 1 बटा μ1, तो μ1 माइनस μ2 होगा। और ऑब्वियस है बेटा कि μ2 ग्रेटर देन यहाँ μ1 है, μ1 माइनस μ2 आएगा, देख लो यहाँ से μ1 माइनस μ2 होगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर μ1 माइनस μ2 आ रहा है, तो ये एक चीज और इंडिकेट कर रहा है, देख रहे हो μ1 लेस देन μ2, तो ये नेगेटिव टर्म आएगा, सॉरी ये प्लस नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ा सा दिख रहा है, ऐसे है ये स्क्वायर रूट के अंदर μ1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर μ2, देखो यहाँ μ1 लेस देन μ2, तो ये टर्म पूरा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ होना भी चाहिए अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है, तो अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो रिफ्लेक्टेड वेव का चूंकि क्या होगा, नीचे होगा, होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन चूंकि पाई का फेज चेंज हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, तो नेगेटिव आ रहा है इसके कारण। वैसे इसका आप मैग्नीट्यूड ही ले लेना, सिर्फ वही इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव का। क्लियर है? अब हालांकि हम कहेंगे यही दो इक्वेशन याद रखो, ये इक्वेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो इसी से आप डिराइव कर लेना। तो क्या होता है इक्वेशन, ट्रांसमिटेड वेव का 2v2 बाई v1 प्लस v2 इंटू AI, जहाँ AI क्या है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और रिफ्लेक्टेड वेव का क्या है, v2 माइनस v1 बटा v1 प्लस v2। आइए अब एक आध सवाल हम लोग देख लेते हैं, है ना, कुछ एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक। चलिए चलिए बच्चों, हमारा पहला एक ठो क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ आप केस भी बना सकते हैं कि v2 अगर ग्रेटर देन v1 है या v1 ग्रेटर देन v2 है, मतलब अगर डेंसर से रेयरर में गया या रेयरर से डेंसर में गया तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूंकि क्या था, v2 माइनस v1 था, तो अकॉर्डिंगली AT या AR नेगेटिव पॉजिटिव ये सब होगा, ठीक ना। अगर v2 बराबर v1 हो गया तब तो फिर भैया सेम मीडियम है इसका मतलब, है ना। तो चलिए हम केस थोड़ा सा ले लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर वो चीज़ बात छोड़ दिए आप, ठीक है, ले लेते हैं केस थोड़ा सा। चलिए अभी प्रॉब्लम को रख दीजिए, 1 मिनट में केस को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए, अब केस क्या क्या हो सकता है इस इक्वेशन में बेटा, देख लीजिए जरा सा, केस क्या क्या हो सकता है। केस नंबर 1 कि जैसे इक्वेशन क्या लाए थे हम, रिफ्लेक्टेड वेव का था v2 माइनस v1 बटा v1 प्लस v2 इंटू AI, और इंसिडेंट सॉरी ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन क्या था, 2v2 बटा v1 प्लस v2 इंटू AI। अब केस 1 लो कि अगर v1 बराबर क्या है, v2 है, तो रिफ्लेक्टेड AR क्या हो जाएगा, देखो वहां से 0, और ए ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या, v1 बराबर v2 है, तो AI होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर दोनों मीडियम सेम है बेटा, v1 v2 के बराबर कब होगा, जब दोनों मीडियम क्या होगा,
सेम होगा, है ना। तो ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो गया। केस 2 ले लो आप। अगर V1 ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2 कहने का मतलब क्या होगा? तो ये हमारा रेयर मीडियम है। ये क्या है? रेयर मीडियम है। और ये हमारा कैसा मीडियम बेटा? डेंसर मीडियम है। तो इस केस में देखो AR क्या हो जाएगा? AR V1 ग्रेटर देन V2 है। तो ये वाला जो टर्म है हमारा V1 ग्रेटर है, तो ये टर्म क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। V1 ग्रेटर देन V2, तो ये टर्म हमारा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब है कि रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब फेज चेंज हुआ है पाई का, नेगेटिव आया एम्पलीट्यूड। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा, और 2V2/V1 प्लस V2 के बराबर। फिर तीसरा केस एक हो सकता है, ऐसा बेटा हमको तो लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये सब आप लोग खुद भी कर सकते हैं। V2 जब ग्रेटर देन V1, तो रिफ्लेक्टेड वेव का भी V2 ग्रेटर देन V1 कहने का मतलब ये मीडियम जो है रेयर है। V2 ग्रेटर देन V1 मतलब ये मीडियम क्या है? रेयर है, ये डेंसर है। ये डेंसर है और ये रेयर है। V2 ग्रेटर देन V1 है। तो V2 ग्रेटर देन V1 तो AR क्या है? पॉजिटिव है, रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि ऊपर से ऐसे आया। समझ में आ रही बात? ऊपर से ऐसे आया है, देयर इज नो फेज चेंज। और ट्रांसमिटेड वेव तो अब हमेशा मतलब देयर इज नो फेज। तो ये सब आप खुद भी कर सकते थे। अब थोड़ा सा एक दो हम सवाल ले लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा एक आध को सवाल ले लेते हैं भाई। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के ऊपर क्या है भाई? अब इसमें कुछ रहा नहीं है बेटा, बाकी अब आप इसके ऊपर प्रॉब्लम बताओ। हाँ, एक दो टॉपिक स्ट्रिंग वेव में रहा है अभी, स्टैंडिंग वेव और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, यही दो चीज़ अब बचा है, बाकी सब कर हो गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है 2 strings 1 and 2 are taught between 2 fixed supports, ठीक है, अच्छा बात है। एट shown in the figure, फिगर दिया है, देख लेते हैं। मतलब लगता है कि इनको खत्म हो गया भाई। ये इधर जो है मोटा है थोड़ा सा, इधर क्या है भाई? मोटा है थोड़ा सा, ठीक है। 2 फिक्स्ड सपोर्ट, वो इसको 1 है, ये 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक। What out between 2 fixed support as shown in figure such that the tension in both a string is same। यहाँ टेंशन जो इसमें है वही इसमें, ठीक। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 is more than that of 1, मतलब अगर इसका μ2 हम लें और इसका μ1 लें तो लिख दिया है कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है, ठीक है। It's same. Mass per unit is more than that of 1, ठीक। Explain which string is denser for a transverse traveling wave। देखो इसमें तो क्लियर हम कट समझा दिए, कहता है which string is denser, तो इसके लिए हम परिभाषा क्या बताए थे कि सीधा सीधा स्पीड देखिए तो V1 बराबर स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई म्यू इंटू 1। देखो μ1 चूंकि लेस है, इसका मतलब V2 क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई μ2। इससे लिखते हैं तो खत्म हो गया इसका इंक, यार इसका इंक हो गया खत्म, ठीक है। अब देखो चूंकि μ1 जो है लेस देन μ2 है, तो μ1 कम है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि हम कह सकते हैं V1 ग्रेटर देन V2। तो जिसमें स्पीड ज्यादा हो वेव का वो मीडियम कैसा है बेटा? रेयर। तो ये मीडियम हमारा कैसा है? रेयरर। और ये मीडियम हमारा कैसा है? डेंसर। यही तो हमको पूछ रहा था क्वेश्चन। हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। A sound wave and a light wave are reflected and refracted or transmitted from water surface so that changes in different physical quantities associated with a wave।
बेटा इस पर तो हम डिटेल्ड अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं, वही सब हो जाएगा कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्या उसको कहते हैं, वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, सोर्स पर, अभी जस्ट हम 5 पॉइंट में डिस्कस किए हैं, वही है क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन भाई कहता है हार्मोनिक वेव इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग 1 at a junction with a string 2 is partly reflected and partly transmitted। मतलब कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ट्रांसमिट। The linear mass density of the second string is 4 times that of the first string। कहता है μ2 is equal to 4 times μ1, ये दिया हुआ है। A harmonic wave is traveling on a string 1 at a junction with 2. It is partly reflected and partly transmitted. The linear mass density of the second string is 4 times that of the first string, and that the boundary between the two string is at x बराबर 0। बाउंड्री कहाँ पर है? If the expression for the incident wave is, incident wave का expression देखो दिया है, क्या दिया है? by I is equal to AI cos k1x minus omega 1t। इंसिडेंट वेव कहता है फॉर द इंसिडेंट वेव इज दिस। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसमिटेड एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इन टर्म्स ऑफ AI k1 एंड ओमेगा 1। कहता है व्हाट आर द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसमिटेड एंड द रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये तो फट से हम निकाल देंगे। कहता है ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव का ये बताइए आप, एक्सप्रेशंस बताइए। देखो बेटा ट्रांसमिटेड वेव का सबसे पहले हम लिखते हैं, ट्रांसमिटेड वेव का है ना। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटेड वेव का तो हो जाता है 2v2 बटा v1 प्लस v2 इंटू AI। अब आप कहिएगा कि AI कैसे पता चल गया सर? अरे देखो ना, इसमें दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, ओमेगा 1 बाई के कर दो, वही स्पीड हो जाएगा, ओमेगा 1 बाई के। तो स्पीड दिया हुआ है मीडियम 1 में, इसमें जो स्पीड है वेव का वो दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? AI सॉरी AT ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। फिर चूंकि ट्रांसमिटेड वेव है तो वेवलेंथ यहां पर क्या होगा बेटा? बदलेगा। अब फेज चेंज नहीं होगा, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। तो हम यहां लिखेंगे, यहां k2 इंटू एक्स माइनस एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वही का वही रहेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पर निर्भर करता है। अब आप कहिएगा कि सर तो k2 क्या होगा? तो बेटा k2 बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा 2। ठीक है, अब देखो सेकेंड मीडियम में हम लोग स्पीड ऑफ वेव पता, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 पता, तो हम लोग k2 भी निकाल लेंगे। k2 बराबर क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 कैसे निकालेंगे भैया? तो लैम्डा 2 निकालने के लिए हमको पहले मीडियम 1 में स्पीड निकालेंगे v1, ये तो पता है हमको, ओमेगा 1 बाई k1 है ना। और f बराबर क्या होता है? v बाई v इज इक्वल टू f लैम्डा हुआ, तो लैम्डा बराबर f बराबर क्या हो गया? v इज इक्वल टू f बराबर v बाई लैम्डा, तो v1 बटा लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, बराबर क्या हो जाएगा? v2 बटा लैम्डा 2। अब देखो v1 भी पता और v2 भी पता, क्यों? क्योंकि इसका लीनियर मास डेंसिटी हमको पता नहीं पता है। लीनियर मास डेंसिटी अगर हमको पता है तो v1 v2 दोनों पता है। तो यहां से हम लोग लैम्डा 2 निकाल देंगे। लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा? v1 बटा लैम्डा 1 इंटू v2। तो ये यहाँ पर हम पुट करके k2 भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिख दिया। अब रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो बाई आर बराबर AR, बाई आर बराबर AR, और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या? तो v2 माइनस v1 बटा v1 प्लस v2 इंटू AI इंटू। अब यहां ध्यान देना है, रिफ्लेक्टेड वेव जो है क्योंकि सेम मीडियम है ना वो, तो स्पीड भी जो होगा सेम होगा, फ्रीक्वेंसी तो वही है,
तो भी अगर सेम है तो लैम्डा भी सेम होगा। तो यहां सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे cos k1x माइनस ओमेगा 1 × t। और कुछ, हाँ, चूंकि रिफ्लेक्शन हुआ है और ये मीडियम 2 जो है क्या है, डेंसर है 1 से, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है हमारा उसका फेज चेंज कितना से हो जाएगा, पाई से हो जाएगा। तो यहां पाई जोड़ना पड़ेगा, एक गलती और भी कर दी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस प्रॉब्लम को जरा सा आप समझिए और हम जरा सा इसमें इंक भर लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इंकों को भर लिए हैं ब्लैक वाला। ठीक है ना, तो बी पार्ट में क्या कहता है, सॉरी, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है कि सो दैट द एवरेज पावर कैरिड बाय द इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू द सम ऑफ द एवरेज पावर कैरिड बाय द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना है। अच्छा, तो वो तो टनाटन हो जाएगा। ठीक है, वो फट से हो जाएगा। देखिए, ये तो समझ गए कि ये होंगे। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। इसमें अगर, हाँ, इसमें अगर किन्हीं बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या है, ये रहा, k1 माइनस ओमेगा 1t ai है, तो ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का भी इक्वेशन इसी के टर्म में लिखते हैं। आप तो ये घोचड़ पोछड़ कर दिए हैं। तो बेटा सब पता है हमको, v2 v1 v1 v2 ये सब क्या है हमको पता है। वैसे अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो 2 लाइन में हम फट से ai और k1 k2 को भी k1 के टर्म में, ये तो k1 x ये तो पता है, ओमेगा 1 पाई ये तो पता है आप लोगों को। बाकी रुको हम 2 सेकंड में निकाल देते हैं। क्या कर देंगे हम लोग, देखो बस यही तो हटाना है, बाकी तो ai पता है। देखो यहाँ k1 पता, ओमेगा 1 पता। ठीक है, k1 ओमेगा 1, तो सिर्फ हमको ये v2 v1 को हटा देना है यहाँ से। ठीक ना, यही ना करना है। तो सबसे पहले इसी में से हटाते हैं। देखो ये एक रिलेशन हमको दिया हुआ था। ठीक है, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई म्यू 1। अब v2 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई म्यू 2। क्लियर, 2v2, अब भी जो हम रिलेशन निकाले थे ना म्यू 2 और म्यू 1 के टर्म में, वही यहाँ पर भर देना है सीधा सीधा। क्या, तो 2v2 यानी कि 2 इंटू टी बाई म्यू 2 बटा v1 प्लस v2 यानी कि टी बाई म्यू 1 प्लस टी बाई म्यू 2 आई इंटू ए आई। बाकी तो ये कॉस k2x माइनस ओमेगा 1t, ये k2 को भी कैलकुलेट करना है, k2 भी निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना बात है। ठीक है, तो v1 और v2 में एक रिलेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो μ1 है और μ2 बराबर क्या है, t बाई ये 4 μ1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई μ1, यही हो जाएगा। और ये क्या है हमारा v1 यानी कि v1 बाई 2, यानी कि v2 बराबर हम क्या निकाल दिए बेटा, v1 बाई 2। अब इसमें पुट करके यहां पर मैं तो ये कहा लगी कि हम इसको हटाइए। अब आप क्या था, 2v2 तो 2v2 लिख दिया बटा v1 प्लस v2, तो v1 के जगह पर 2v2 यहां भी लिख देंगे, v1 बराबर 2v2 और प्लस v2, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 आई। यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, 2/3 आई। k2 कैसे निकाल देंगे, तो जब v1 v2 में रिलेशन पता था, लैम्डा में भी रिलेशन हमारा पता लग जाएगा ना, k2 बराबर k1। तब v बराबर क्या होता है, f लैम्डा, तो यहाँ v2 को हटाइए और f लैम्डा 2 कर दीजिए, और यहाँ v1 को हटाइए तो f लैम्डा 1 कर दीजिए, यानी कि लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1/2 नहीं हो गया। तो यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा है। अब क्या करिए आप कि 2 पाई बाई लैम्डा बराबर k है ना, यानी कि लैम्डा बराबर क्या, 2 पाई बाई k हो जाएगा। तो यहां हम लैम्डा 2 के जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई बाई k2, और यहाँ लैम्डा 1 के जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा 1। 2 यहाँ है एक
2 यहाँ आएगा, 2 पाई से 2 पाई खत्म, सो ये क्या कर दिए 2k1 हो जाएगा। चलो ठीक है 2k1, ठीक है। तो k2 बराबर क्या आ गया 2k1 की, कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार फिर से हम कर देते हैं। चलो f लैम्डा 2 बराबर क्या हो गया बेटा, तो लैम्डा 1/2 है ना। k बराबर क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 2 पाई बाई के, तो 2 पाई बाई k2 बराबर 2 पाई बाई k1 आई इंटू 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो k2 बराबर 2k1। तो यहाँ k2 के जगह पर क्या लिख दो आप, सिर्फ 2k1। तो ये सब तो आप कर सकते थे, ठीक है। तब हो गया ये ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन। इसी प्रकार से V2 V1 का इसमें वैल्यू पुट करके आप इंसिडेंट वेव का भी निकाल सकते, सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव का भी निकाल सकते थे। सेकेंड पार्ट में कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ करिए आप। कहने का मतलब ये कर देना है कि इंसिडेंट वेव का पावर बराबर ट्रांसमिटेड वेव का पावर प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का पावर। इसका यूज करके अभी डिराइव किए थे उधर रिलेशन। तो अब कहता है कि ये साबित करिए। देखो बेटा सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, पी आई बराबर क्या है, पी आई बराबर क्या, तो हाफ म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जहां ओमेगा तो सेमे रहेगा, तो ओमेगा 1 ले लो, ए आई ले लो, दिया हुआ है ये सब। आइए ले लो इंसिडेंट वेव का V1 ले लो, आइए म्यू1 ले लो, यही है ना, हाँ यही है। P रिफ्लेक्टेड वेव का क्या हो जाएगा, तो हाफ रिफ्लेक्टेड वेव का, रिफ्लेक्ट तो वो इसी मीडियम में हो गया, म्यू1 आई इंटू ये V1 के V1 रह जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर ए आर का स्क्वायर हो गया रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। और ट्रांसमिटेड वेव का क्या हो जाएगा, तो सो देख लीजिए, तो हाफ म्यू2 V2 ओमेगा 1 का स्क्वायर है इंटू ए टी का स्क्वायर। क्लियर है। देखो हमको पता क्या है, ओमेगा 1 ए आई और V1 V2 भी हमको पता है, निकाल दिए। V2 V1 में रिलेशन, V2 V1 में हम लोग रिलेशन निकाले हैं, ठीक है। म्यू1 म्यू2 में भी रिलेशन दिया हुआ है, तो म्यू2 को हम म्यू1 के टर्म में यहाँ लिख देते हैं। म्यू2 बराबर क्या है 4 म्यू1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग हाफ म्यू2 बराबर क्या लिख देंगे 4 म्यू1 है ना, आई इंटू V2। V2 को भी V1 के टर्म में कर दो आप, तो V2 बराबर क्या लाए थे यार, यहाँ कहीं कुछ कैलकुलेट करके लाए थे, एफ लैम्डा 2। V2 बराबर क्या था, और V2 बराबर V1/2 था। तो V2 के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे V1/2, तो V1/2, तो यहाँ हो जाएगा V1/2 ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक। और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, देखो इसमें कुछ है नहीं बेटा, सिर्फ मैथमेटिक्स है। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड अभी हम कैलकुलेट किए थे 2V2/V1 प्लस V2 इंटू ए आई, यही ना होता है। आई इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो कैसे कैसे क्या होगा, हाफ देखो ऐसे कर दो 2 आई 4 खत्म कर दो, तो हो जाएगा म्यू1 आई इंटू V1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू देख लो ए आई का स्क्वायर भी कर ही डालो। अब अंदर ही 2V2/V1 प्लस V2, तो V2 बराबर क्या है V1/2, तो यहाँ तो खाली काटना है ना हमको, तो V1 को हटा दो खाली। V1 बराबर क्या 2V2 अब बटा 3V2, तो 2/3 आई, तो ए आई का स्क्वायर और 2/3 यानी कि 4/9 हो गया। समझ में आई बात, है हो गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, मतलब करना है कि इसको ऐड करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको करो अब, हाफ म्यू1 ये तो सब ठीक है, रहने दो। V1 इसको भी रहने दो, ओमेगा 1 इसको भी रहने दो। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1
बटा V1 प्लस V2 इंटू ए आई का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर। देखो अभी क्या आएगा, क्या हो जाएगा, हाफ μ1 V1 ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू V2 माइनस V1, V2 बराबर V1 बटा 2, या फिर ऐसे करते हैं ये V2 बराबर V1 बाई 2 है, तो V1 को हटा दो तो हम लिखेंगे V2 माइनस V1 के जगह पर 2V2 कर दो यहाँ, बट्टा V1 बराबर 2V2 प्लस V2 है ना, इसका स्क्वायर इंटू ए आई का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, हाफ μ1 V1 ओमेगा 1 स्क्वायर ए आई स्क्वायर इंटू 1/9 है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या करो, यहां 4/9 और यहां 0.5/9, इन दोनों को जोड़ो। अब खाली इसको जोड़ो, क्यों जोड़ रहे हैं, तो पी आर प्लस पी टी करेंगे, इसके बराबर आना चाहिए, तो पी आर प्लस पी टी यहां कहीं कर दो ना, यहां कहीं कर दो, पी आर प्लस पी टी क्या हो जाएगा, ये क्या है, हाफ μ1 V1, हाफ μ1 V1 ओमेगा 1 का स्क्वायर ए आई का स्क्वायर इंटू 1/9 प्लस μ1 V1 ओमेगा 1 स्क्वायर, μ1 V1 ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ए आई स्क्वायर इंटू 4/9, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 0.5/9 प्लस 4/9, तो 4.5/9 हो गया ये, और 0.5/9 अब μ1 V1 ओमेगा 1 स्क्वायर ए आई स्क्वायर। अब देखो नहीं है ना, हाफ μ1 V1 ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ए आई स्क्वायर, ये आई किसके बराबर है, इंसिडेंट वाले वेव के बराबर है। तो यही हमको दिखाना था कि इंसिडेंट वेव का पावर बराबर रिफ्लेक्टेड वेव का पावर प्लस ट्रांसमिटेड वेव का पावर। तो अभी ये टॉपिक तो समाप्त हो गया, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। और बाकी में क्या क्या है अभी बेटा, बाकी में अभी है सिर्फ इसके ऊपर और टफ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर स्टेशनरी वेव और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये 2 टॉपिक के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक। तब तक के लिए आराम से पढ़ाई करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। कन्फ्यूजन होता है तो हमारा वीडियो देखिए, और कन्फ्यूजन है तो कमेंट तो 100% सब लोग करिए, ताकि हमको थोड़ा सा ऊर्जा मिले, ठीक है। चलिए, थैंक यू।